बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402 का लेसन नंबर 9 है और ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर की, कंट्रोल ओवर मटेरियल्स की। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम अपना ये लेक्चर ना फ़ौरन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना जी, कंट्रोल ओवर मटेरियल में कि मटेरियल को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। तो इसकी ये कुछ वजूहत बताई गई हैं। For the accounting point of view, the following are some important requirements of effective material control. That no material is purchased without proper authority. मतलब किसी proper authority के बगैर material आप purchase नहीं कर सकते. The quantity of material purchased is in fact received. अगर आपने कोई quantity या material आपने purchase किया तो उसका मतलब वो आपको receive हो जाएगा. That there are proper storage facilities. एक ये होगा और उसके बाद दैट नो मटेरियल इज इशूड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड पर्पस फॉर विच द मटेरियल इज रिक्वायर्ड इज रिकॉर्डेड। और पांचवा दैट द अकाउंट्स प्रोवाइड अ रनिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन हैंड। मतलब कंट्रोल ओवर मटेरियल्स क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो परचेज़ करनी है वो हमेशा किसी प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू करनी है और उसके अलावा आपने अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना और आपको पता होना चाहिए कब आपने परचेज़ करनी है और कब आपने स्टॉप करना है और कब आपकी इन्वेंट्री जो है वो मतलब डेंजर लेवल से बचे और मिनिमम स्टॉक जो आपने रखना है उस मतलब इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो तभी आपको पता होगी अगर आपने अपनी जो मटेरियल्स हैं उनको कंट्रोल किया होगा, उनको मैनेज किया होगा। तो अभी कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि एक लेवल के बाद आपने मतलब अपना स्टॉक जो है वो दोबारा रिन्यू करना होता है, दोबारा रीऑर्डर करके पूरा करना होता है। लाइक कि अगर आप एक सिंपल मिसाल ले लें कि जी आपके पास एक गिलास है, वो आपका जो पानी से भरा हुआ है, तो आप उसमें से थोड़ा सा पानी पीते हैं और एक लेवल होता है कि उसके बाद आपने उस गिलास को दोबारा पानी से भरना होता है। ठीक हो गया। तो जो वो लेवल होगा मतलब ये जो प्रोसेस होगा दोबारा गिलास को भरने का, इसको रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक कहेंगे। और अभी इसमें कुछ टर्म्स होती हैं रिप्लेनिशमेंट में, वो ये हैं, ये चार तरह की हैं। ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। अभी ऑर्डर लेवल क्या होता है। ऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर आपने दोबारा ऑर्डर करना होता है स्टॉक को। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी मिनिमम लेवल। या इससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जी ये आप ऑर्डर लेवल किस तरह आपको पता चलेगा। ऑर्डर लेवल को मालूम करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, एक मैक्सिमम कंजम्पशन का और एक मैक्सिमम लीड टाइम का। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम, इसका क्या मतलब है। मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब है कि अगर आप एक ऑर्डर करते हैं और मैक्सिमम जो टाइम उसे लगता है रिसीव होने में, उसे मैक्सिमम लीड टाइम कहते हैं। और इसी तरह जो कम से कम वक्त में आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं उसे मिनिमम लीड टाइम कहते हैं। और एमरजेंसी में अगर आपने ऑर्डर रिसीव करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा उसे एमरजेंसी लीड टाइम कहेंगे। उसके बाद ये मिनिमम लेवल है। मिनिमम लेवल क्या आता है जी, किसी भी इन्वेंट्री या किसी भी मटेरियल का वो लेवल जो कम से कम आपने मेंटेन करके रखना होता है हर हालत में। अगर उससे कम होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगी या प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। और इसका फार्मूला क्या है कि जो आपने रीऑर्डर लेवल होता है उसमें से एवरेज जो कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम को मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर दे, तो ये इसका फार्मूला है। उसके बाद है जी डेंजर लेवल। डेंजर क्या लेवल होता है। ये जी मिनिमम लेवल के बाद कई जो स्टेज होती है डेंजर लेवल होती है। अगर ये स्टेज पर आपका स्टॉक्स पहुंच जाए तो आपको फ़ौरन से पहले आपने परचेज़ करनी है, अदरवाइज स्टॉक्स को रिप्लेनिश या परचेज़ करना है। अदरवाइज़ आपकी जो प्रोडक्शन है या आपकी जो क्या कहते हैं प्रोसेसेस हैं तो वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएंगे।
और इसका फार्मूला ये नीचे दिया गया डेंजर लेवल का जी, एवरेज कंजप्शन पर डे इनटू एवरेज टाइम। ये 3-4 किस्म के टर्म्स ही मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी हैं। इसके बाद ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें उन्होंने मैक्सिमम कंजप्शन की वैल्यू दी हुई है, मिनिमम कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद एवरेज कंजप्शन की भी वैल्यू दी हुई है। लीड टाइम दिया हुआ है 5 to 10 डेज़। 5 जो है वो मिनिमम लीड टाइम है और जो 10 है वो मैक्सिमम लीड टाइम है। उसके बाद एवरेज लीड टाइम की वैल्यू दी हुई है, एमरजेंसी लीड टाइम की वैल्यू दी हुई है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो दी हुई है। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, और डेंजर लेवल कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था कि जी मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना होता है मैक्सिमम लीड टाइम से। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारी क्या है, ये 10,000 यूनिट्स है और मैक्सिमम लीड टाइम है वो 10 डेज़ है। तो जब 10,000 को मतलब कि 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10,000 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल निकल आएगा। इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपने किस तरह मालूम करना है, उसका फार्मूला पहले ही बताया था कि रीऑर्डर लेवल में से आपने मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम को माइनस करना है और उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 31,000 यूनिट्स निकल आता है। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल है। मिनिमम स्टॉक लेवल किस तरह है कि रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल निकल आएगा। तो ये 2800 यूनिट्स हैं। उसके बाद डेंजर स्टॉक लेवल है। डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है, एवरेज कंजप्शन को एमरजेंसी लीड टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेंजर स्टॉक लेवल आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को आप एक दफ़ा कंफर्म भी कर लें, ठीक है, और मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि जिसको आप डिमांड करेंगे तो जो एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो ऑर्डर कम से कम मतलब कि वैल्यू में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक होएगा। तो इसको हम 3 तरह से मालूम कर सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, फार्मूला की मदद से, टेबल की मदद से और ग्राफ की मदद से। ठीक हो गया। सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ चले जाते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, 2 × RU + 2 × RU इंटू OC डिवाइडेड बाई UC इंटू CC इन परसेंटेज। अभी ये क्या चीज़ें हैं, आर जो होता है एनुअल जो रिक्वायर्ड यूनिट्स होते हैं या एनुअल जो आपकी कंजप्शन होती है उसे हम RU यानी कि रिक्वायर्ड यूनिट्स कहेंगे। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है OC, ठीक हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर वन ऑर्डर, ठीक हो गया। और जो डिवाइड में यूसी है वो क्या, यूनिट पर कॉस्ट कह सकते हैं, इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट कह सकते हैं। और CC इन परसेंटेज क्या है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ यूनिट, मतलब कैरिंग कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट जो है। ये फार्मूला हो गया। इसकी 3 अजम्पशंस हैं। ये फार्मूला तब जाके आपकी जो मतलब कि रियल लाइफ में अप्लाई होगा अगर ये तीनों अजम्पशंस आपके जो बिज़नेस में है वो अगर मौजूद होंगी। वो क्या है जी, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर एंड क्वांटिटी डिस्काउंट इज़ नॉट इन्वॉल्व। मतलब कि आपने जो एक दफ़ा चीज़ परचेज़ करनी है उसकी प्राइस जो 1 जनवरी को है वही 31 जनवरी तक रहेगी, तो तब जाके ये फार्मूला अप्लाई होगा। और दूसरी अजम्पशन क्या है, पैटर्न ऑफ कंजप्शन, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड वेरिएबल इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज पर यूनिट पर एनम विल रिमेन द सेम थ्रू आउट। मतलब कि जो ये चार्जेस वगैरह ये थ्रू आउट द ईयर सेम रहने चाहिए। और उसके बाद क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी डिलीवर्ड ईच टाइम द स्टॉक बैलेंस इज जस्ट रिड्यूस टू नील। मतलब कि जैसे ही एक लेवल के बाद मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आपने ऑर्डर कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एनुअल कंजम्पशन बताई गई है 80,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, मतलब कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1200 रुपीज़ है और कॉस्ट पर यूनिट क्या है 50 रुपीज़ है और कैरिंग कॉस्ट है 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट है। ये जो वैल्यूज़ के ये जो एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व की गई है इसमें थोड़ा सा ये है कि मसला के जो
लेक्चर में बताया गया होगा आपको, वो ये है कि जी कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज़ है और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट होगी। तब जाके ये आपका जो आंसर है ये 8000 यूनिट्स निकलेगा। ठीक हो गया। आपने ये वैल्यूज़ चेंज कर लेनी है, कॉस्ट पर यूनिट को 6 रुपीज़ रख लेना है और जो कैरिंग कॉस्ट है उसको 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट रखना है। तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है 8000 यूनिट्स निकल आएगा। ये तो हमने फार्मूला की मदद से देख लिया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह निकलती है। उसके बाद अभी हम टेबल की मदद से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन आल्सो प्रूव थ्रू अ टेबल बाय कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। आपने एजम्पशंस लेनी है एक मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ पे कि हम इतनी ऑर्डर करेंगे तो ई ओ क्यू होगा, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, या इतनी मतलब कि अगर हम मतलब मुख्तलिफ तरह की आपने एजम्पशंस ले लेनी है ऑर्डरिंग क्वांटिटी की। ठीक हो गया। ये नीचे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने किस तरह मालूम करनी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट किस तरह मालूम करनी है, इस तरह की 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। हम नीचे डायरेक्ट एग्जांपल पे चले जाते हैं। वही एग्जांपल जो हमने वैल्यूज़ जो है हम एग्जांपल से लेंगे जो हमने पहले सॉल्व की है फार्मूला में। हमारे रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं, हम सेकंड कॉलम से स्टार्ट लेते हैं। रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं, वो हैं जी 80,000। ठीक हो गया। एनुअल जो रिक्वायर्ड यूनिट्स है वो 80,000 है। अभी हम अजम्पशन ये लेते हैं कि हम 20,000 यूनिट्स को ऑर्डर करें या 10,000 को करें या 8,000 को करें या 5,000 करें या 4,000 को करें। ये अभी हमने एजम्पशंस ली हैं। जब हम रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारे सेम रहेंगे, जब हम 20,000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो 4 निकल आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह निकलती है ये आपको एग्जांपल में बताया भी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये निकल आएगी जी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को जब हम कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगी। अभी हमारी जी उस एग्जांपल में आप जाकर देखें, ये एग्जांपल में हमारी कॉस्ट ऑफ प्लेस वन ऑर्डर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, 1200। इस 1200 को जब नंबर ऑफ़ ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आती है। इसके बाद हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट है। अभी हम टोटल कैरिंग कॉस्ट किस तरह निकालते हैं, एवरेज जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको हम जब मतलब कि कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज मतलब कि कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल आएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एग्जांपल है ये इसकी जो मतलब कि वैल्यूज़ हैं वो जिस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं वहाँ से ली हैं। तो वो क्या थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कॉस्ट पर यूनिट को 6 रुपीज़ लेना है और कैरिंग कॉस्ट को 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ले लेना है। ठीक हो गया। जब आप 50% ऑफ यूनिट कॉस्ट लेते हैं तो वो 3 रुपीज़ बन जाती हैं। और एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी क्या है जी, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी इस तरह निकलती है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकल आएगी। अभी फर्स्ट रो में देखें हमारी ऑर्डर क्वांटिटी 20,000 है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 10,000 बच जाती है। 10,000 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30,000 निकल आएगा। और टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 30,000 को जब हम 4,800 को ऐड करते हैं तो ये 34,800 बन जाता है। सेम इसी तरह सेकेंड रो में आप देखें, अभी हमने एजम्पशन लिया कि अगर हम 10,000 ऑर्डर क्वांटिटी हमारी हो यूनिट्स तो रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारे 80,000 है। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमारे टोटल हो जाएंगे 8। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि 1200 है तो ये 9600 बन जाएगा। और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या है, एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो ये बन जाता है जी 15,000। किस तरह बनता है जी, एवरेज क्वांटिटी हमारी 5,000 बन जाएगी क्योंकि 10,000 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये 5,000 बन गया। 5,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15,000 बन गया। तो जब हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ये 24,600 बन जाता है। इसी तरह हम थर्ड मतलब रो में चले जाते हैं, वहाँ पे हमने असम्पशन ली कि हम 8,000 ऑर्डर क्वांटिटी हमारी होगी।
तो फिर क्या होगा जी, फिर जो टोटल कॉस्ट है वो 24,000 में जाती है। इसी तरह हमने नेक्स्ट रो में देखें 5,000 को लिया, अजम्पशन लिया, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकलती है 26,700। और जब हम अजम्पशन लेते हैं कि जी हम 4,000 ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी होगी, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आती है 30,000। तो जब हम इन सब को देखते हैं तो इसमें सबसे जो कम टोटल कॉस्ट है वो 24,000 है, और वो क्या है, जब हम 8,000 क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट 24,000 निकलती है, और ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अभी ये ग्राफ, ये टेबल से ही पता चल गया। अभी हम ग्राफ की तरफ चले जाते हैं। ग्राफ पे क्या होता है जी, हम एक्स एक्सिस पे ऑर्डर साइज़ को ले लेते हैं, मतलब कि हमने कितनी ऑर्डर करना है मतलब एट ए टाइम, और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को ले लेते हैं। ये देखें, जब हम 4,000 करते हैं मतलब ऑर्डर करते हैं तो हमारी जी जो टोटल कॉस्ट होती है वो 6,000 है। इसी तरह 5,000 पे ये आगे मतलब इन्होंने शो किया हुआ है। तो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जब हम ड्रा कर लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसे टोटल कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। और एक ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये कर्व है, और जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारा ई ओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। और आप देखें ये जो ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है ये बता रही है कि जी जब आप 4,000 ऑर्डर करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कर्व होती है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पर ये सबसे कम होगी। और वो पॉइंट कौन सा, जब हम 8,000 जो क्वांटिटी है उसको जब हम डिमांड करते हैं एट ए टाइम तो हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है। तो ये अभी हमने तीनों तरीक़ों से सीख लिया कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है या ई ओ क्यू जो है वो हम तीन तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, एक फार्मूला की मदद से, दूसरा टेबल की मदद से, और तीसरा ग्राफ की मदद से। ये जो दो चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट एंड वर्क एंड कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड आउटपुट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या है जी, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट्स अबाउट टू कंपोनेंट्स फ्रेम एंड वेस रिगार्डिंग देयर रिप्लेनिशमेंट एंड यूजेज। मतलब कि ये दो कंपोनेंट्स हैं जिसके उन्होंने हमें दी हुई है जी, डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले मिनिमम यूजेज बताया गया 25 यूनिट्स पर वीक, दैन मैक्सिमम यूजेज जो कि 75 यूनिट्स पर वीक है, दैन एवरेज यूजेज बताया गया जो 50 यूनिट्स पर वीक है। री ऑर्डर क्वांटिटी बताई गई है, फ्रेम की अलहदा बताई गई है, फर्स्ट कंपोनेंट के सेकंड की अलहदा बताई गई है, री ऑर्डर पीरियड भी अलहदा बताया गया, और एमरजेंसी लीड टाइम भी अलहदा बताया गया। और जो रिक्वायर्ड है कि जो हमने इनको इन्फॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से जो हमने रिक्वायर्ड डाटा निकालना है वो क्या जी, एक तो रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम लेवल, तीसरा मैक्सिमम लेवल, और चौथा डेंजर स्टॉक लेवल। ठीक हो गया। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की है, ये मैंने डाटा वही सेम ले लिया। तो अभी देखिए रीऑर्डर लेवल क्या होता है जी, रीऑर्डर लेवल होता है जी मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फ्रेम के लिए मैक्सिमम कंजप्शन 75 यूनिट्स ही होगी, और इसका जो मैक्सिमम लीड टाइम है वो 6 वीक है, तो ये टोटल रीऑर्डर लेवल 450 यूनिट्स हो जाएगी। तो जो सेकंड कंपोनेंट है उसका भी मैक्सिमम यूजेज 75 यूनिट्स है, और उसका मैक्सिमम लीड टाइम क्या है 4 वीक्स, तो ये इसकी रीऑर्डर लेवल 300 हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है मिनिमम लेवल। अभी मिनिमम लेवल क्या है जी, रीऑर्डर लेवल में से जब हम एवरेज मतलब कि एवरेज यूजेज को माइनस कर देते हैं और एवरेज लीड टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल आता है। फ्रेम का भी देखें जी, जो रीऑर्डर लेवल था वो 450 था, और इसका जो एवरेज कंजप्शन है वो 50 यूनिट्स है, और एवरेज लीड टाइम जो है वो हम निकाल लेंगे मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम के जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज लीड टाइम निकल आएगा। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये हमारा 200 निकल आया, और सेकंड कंपोनेंट के लिए 150 निकल आएगा। और मैक्सिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल है जी, आपने रीऑर्डर लेवल में से जो माइनस करना है वो मिनिमम लेवल, और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है मिनिमम
लीड टाइम से, और इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू को ऐड कर लेना है। चूँकि यहाँ पे इस एग्जांपल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू नहीं दी गई, तो जो सिंपल हम क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल में से जो माइनस करेंगे वो मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम, जो 350 निकल आता है। और सेम इसी तरह सेकंड कंपोनेंट के लिए 250 निकल आएगा। उसके बाद डेंजर स्टॉक लेवल। अभी डेंजर स्टॉक लेवल क्या है, आपने एवरेज कंजम्पशन को एमरजेंसी लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा डेंजर स्टॉक लेवल निकल आएगा, जो कि फ्रेम के लिए 100 है और वेस्ट के लिए 50 यूनिट्स है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आपने सेम उसी तरह कर लेना जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। मैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेम थे इसीलिए मैंने आप पे छोड़े हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपको दोबारा समझाई जाए। इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, एवरेज कंजप्शन की वैल्यू दी है, मैक्सिमम कंजप्शन की भी, मिनिमम कंजप्शन की भी, रीऑर्डर क्वांटिटी की भी वैल्यू दी गई है, रीऑर्डर पीरियड मतलब कि जैसे लीड टाइम कहते हैं वो उसकी वैल्यू भी दी गई है, और एमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड मतलब एमरजेंसी लीड टाइम की भी वैल्यू दी गई है। आपने इसमें से निकालना क्या है, आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल। सबसे पहले आपने रीऑर्डर लेवल निकाल लेना है, उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लें, देन मिनिमम, और एंड पे डेंजर स्टॉक लेवल निकाल लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो डाटा दिया गया है वो भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, और इसमें भी आपने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल निकालना है। आप इसमें सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लें, उसके बाद मैक्सिमम लेवल, देन मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। इस तरह आप निकालेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ये आपने 2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको किसी किस्म की एम्बिग्यूटी, किसी किस्म का डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें एक डाटा दिया गया है, और इसमें से जो हमने निकालना है, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी एंड डेंजर लेवल ऑफ ए, ये हमने निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, डाटा वही सेम है। अभी इसमें देखें मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। अभी मिनिमम स्टॉक ऑफ ए क्या था, रीऑर्डर लेवल में से हमने क्या चीज़ माइनस करनी होती है, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। अभी एवरेज कंजप्शन हम किस तरह निकालेंगे, इन्होंने नीचे वीकली प्रोडक्शन दी हुई है, वेरीज करती है। जो मिनिमम जो प्रोडक्शन है वो 175 यूनिट्स है, और जो मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो 250 यूनिट्स है, और साथ में उन्होंने एवरेज वैल्यू भी दी हुई है। आपने ये सिंपल क्या करना है, 8000 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि 7600 निकल आएगा। अभी ये 2 मैंने कहाँ से लिया, ये एवरेज लीड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी क्या है, रीऑर्डर लेवल में से आपने माइनस क्या करना होता है, मिनिमम मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो इधर मिनिमम कंजप्शन क्या होगी, 175 यूनिट्स होगी, या प्रोडक्शन जो है, और जो मिनिमम वो हो गया जी लीड टाइम और स्टॉक भी वो 3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 4 आ जाएगा, 4225 यूनिट्स। उसके बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ सी क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 225 यूनिट्स है, और मैक्सिमम लीड टाइम जो है स्टॉक सी का वो 4 है, तो ये टोटल 900 यूनिट्स निकल आएगा। और डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक ए है, वो किस तरह निकलेगा, आपने जो उसकी एवरेज कंजप्शन है उसको एमरजेंसी लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डेंजर लेवल निकल आएगा। और एमरजेंसी लीड टाइम जो स्टॉक ए के लिए वो 1 है, और जो एवरेज प्रोडक्शन या कंजप्शन है वो 200 है, तो 200 यूनिट्स जो है वो डेंजर स्टॉक लेवल निकल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 कंपोनेंट्स दिए गए हैं ए और बी। ठीक हो गया, इसमें आपने अलग-अलग ये दोनों चीज़ों की निकालनी है, जिस तरह के हमने पहले निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में। उसमें 2 कंपोनेंट्स दिए गए थे जिसमें कि फ्रेम और वेस्ट थे, और इसमें आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का अलग-अलग निकाल लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो सिंपल है, आपको क्वांटिटीज दी गई हैं, और आपने ये 4 तरह की जो है डाटा वो निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल। ठीक हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी उसी तरह का सेम है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया गया है, उसके बाद बजट कंजप्शन में मिनिमम मैक्सिमम कंजप्शन और मिनिमम कंजप्शन दी गई है। एस्टिमेटेड टाइम में मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम दिया गया। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर दिया गया, कॉस्ट पर यूनिट दिया गया, कैरिंग कॉस्ट। ये वाला एग्जांपल जो है ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें दो तरह की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। एक तो री ऑर्डर लेवल निकालना है और दूसरा ई ओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, डेटा मैंने लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 8400 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजप्शन 1500 यूनिट्स पर मंथ और मिनिमम कंजप्शन 800 यूनिट्स पर मंथ है। मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम भी दिया हुआ है, कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर भी दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट भी दी हुई है और कैरिंग कॉस्ट भी दी हुई है। वही फार्मूला जो ई ओ क्यू का था, 2 × RU × OC डिवाइडेड बाई UC × CC परसेंटेज, वो वाला हमने फार्मूला इसमें लगाना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने रीऑर्डर लेवल निकालना है। अब रीऑर्डर लेवल किस तरह निकलता है, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक हो गया। मैक्सिमम कंजप्शन क्या है, 1500 यूनिट्स है और मैक्सिमम लीड टाइम है 4 मंथ्स। तो हमारी जो रीऑर्डर लेवल है वो 6000 यूनिट्स निकल आएगा। और इकोनॉमिक ऑर्डर का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, 2 × UC × OC डिवाइडेड बाई, मतलब कि ये एनुअल कंजप्शन का है 8400 यूनिट्स। ठीक है। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर पर कॉस्ट है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1050 है। कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 25 है। और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 4% ऑफ यूनिट कॉस्ट। जब इसको मैंने वैल्यूज़ पुट की तो इसका जो आंसर निकलता है वो 4200 यूनिट्स निकल आता है। इसके बाद ये ई ओ क्यू की कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ई ओ क्यू का ये अभी मैंने आपको जो लास्ट वाली एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी बता दिया। इसमें तो हमने वो तमाम चीज़ें निकाली हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख लें जी, उन्होंने एनुअल यूजेज बताई हुई है, मतलब कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है यूसी वाली, यूनिट रिक्वायर्ड, ये यू आर या जो भी आप कह लें या आर यू कह लें, जो मर्जी कहना चाहें, लेकिन जो एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स होती हैं, एनुअल कंजप्शन जो होती हैं, वो वाली वैल्यू आपने लेनी है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू दी हुई है, ये अंडर रूट में आती है, मतलब कि क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में, अंडर रूट नहीं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है कॉस्ट पर ऑर्डर वो आ जाएगी। उसके बाद ऑर्डरिंग कास्ट बताई हुई है 7 रुपीज़ पर ऑर्डर। ठीक है। और साथ में नीचे ये सी मतलब कि कैरिंग कॉस्ट बताई है 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट। यही वाला एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है। ये देखें ई ओ क्यू का पहली वाली जो एग्जांपल है वो मैंने सॉल्व की है जी। एनुअल यूजेज यानी एनुअल कंजप्शन, एनुअल यूजेज हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नोमिनेटर में, और जो कैरिंग कॉस्ट है ये भी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंटू 2 × एनुअल रिक्वायर्ड या एनुअल यूजेज मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट पर कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट, और उसके साथ कैरिंग कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो आंसर निकलता है वो 158 यूनिट्स निकल आता है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने जस्ट फार्मूला में पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। इसमें जो आपका एनुअल यूजेज होगा वो 100,000 यूनिट्स हो जाएगा। और उसके बाद यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट जो आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू रखनी है वो 10 रुपीज़ हो जाएगी। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ हो जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। आपने ई ओ क्यू का फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने ई ओ क्यू का फार्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है जी कि इसमें ये कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक अगर आप कि जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है वो कम हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग आपकी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो टोटल कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका आंसर बी होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसमें डाटा दिया हुआ है और इसमें उन्होंने कहा कि टोटल जो एनुअल कॉस्ट है वो बताएं कितनी होगी, और उसमें बताया कि क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। आपने एक टोटल परचेज को ऐड करना है, उसके बाद टोटल ऑर्डर कॉस्ट को ऐड करना है और टोटल होल्डिंग कॉस्ट को ऐड करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी। हमारी एनुअल डिमांड 20,000 यूनिट्स की है और जो परचेज प्राइस है वो 40 रुपीज़ पर यूनिट है। तो ये टोटल सीधी सीधी तो हमारी जो टोटल परचेज होगी वो हो जाएगी 800,000 की, मतलब 8 लाख रुपए की। उसके बाद टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो टोटल ऑर्डर्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ। तो हमारा जो ई ओ क्यू 500 यूनिट्स है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं जी एनुअल डिमांड्स को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे टोटल यूनिट्स जो ऑर्डर निकल आते हैं वो 40 हैं। 40 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 मतलब कि 1000 रुपीज़ ये निकल आएगा। तो जी अभी जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ निकल आई। उसके बाद टोटल होल्डिंग कॉस्ट है वो भी हमने निकालनी है। तो वो हम किस तरह निकालते हैं, जो एवरेज होगी हमारी ना, एवरेज की क्वांटिटी हमारी डिमांडेड होगी या एवरेज जो डिमांड होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है जी परचेज़ प्राइस के साथ। तो हमारी एवरेज है जी 250 यूनिट्स, तो इसको जब हम परचेज़ प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 1000 ये निकल आ जाता है। तो टोटल 2000 हमारी कॉस्ट हो जाएगी प्लस टोटल परचेज़ कॉस्ट हो जाएगी, तो ये हमारा 802,000 मतलब कि 8,02,000 रुपया हमारी टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस स्टॉक निकल आएगी। तो ये हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि हम इसी तरह अपने 45 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।